वृंदावन में जाते। समैया लखन की अगर होती सुंदर तो क्यों बाण लंका के अंदर भुलाते। आए समय का तकाजा है, समय की चर्चा जरा गौर करेंगे। कव्वाली के तर्ज बाबू मेरा महबूब ने मेरा महबूब ने मेरे साथ बड़ा अच्छा किया। लिखा है क्या विरह के वेदना, अरे विरह के वेदना मुझ कर कहानी का शुरुआत हो गई। कहानी कहवा के बाद नरम के लाइन से शुरुआत हुई। कैसे दोस्ती क्या है, क्या सब झूठे हैं। सच्चा क्या है? अपना कर्म, अपना ईमान, अपनी बहादुरी, अपना कर्तव्य। नोट कर लो मेरे यारो, इसको पाल करके रखोगे इस धरती पर बुलंदी खुदा कदम चुमेगी। राजस्थान जयपुर इसी शहर से सटा हुआ एक गांव है। कौन सा गांव है? शहर से पूरब साइड में है गांव सुमेरा। सुमेरा गांव के रहने वाले दो भाई जरा गौर करेंगे कौन कौन थे। मन बोधिया सुबोध, मन बोधिया सुबोध सहोदर के दो भाई, कर सबके उसी गांव के रहने वाले दो सगे भाई गरीब परिवार में पले हैं। नेक कर्म ईमानदार है, गरीबी में पले हैं लेकिन ईमानदारी
के लिए बुलंदी उनका पैर चुमती है, जरा गौर करेंगे। मन बात बड़ा भाई, दोनों भाई खुशी खुशी से दिन काट रहे थे। तब तक एक उस परिवार में दुख आया, और वह दुख कैसा था? बड़ा भाई मनोहर था, इस दुनिया से जा बसा, इस दुनिया को छोड़कर चल बसा। लिखा गया क्या? मन बहुत बड़ा भाई को दुनिया का चल गया, छोटा भाई चल गया। मनोज और सुबोध दो भाई थे। अपने मेहनत से, कर्तव्य से, किस्मत से परिवार को गरीबी में पाल करके चलाते थे। बड़ा भाई का स्वर्गवास हो गया, परिवार की सारी जिम्मेदारी छोटे भाई सुबोध पर आ गई। बड़े भाई का लड़का था जिसका नाम मनोज बताया गया, छोटे भाई का लड़का जिसका नाम सरोज बताया गया, और दोनों भाइयों के, उन दोनों बच्चों के उम्र का अंतर था मात्र 6 महीने। परिवार में दोनों बच्चे राम और लक्ष्मण के समान पले थे, एक ही प्यार में पले थे। दोनों एक साथ रहना, खेलना, खाना, उठना, बैठना करते थे। अब तो सुबोध के मर जाने के बाद, मनोज के मर जाने के बाद परिवार की जिम्मेदारी सुबोध के कंधे पे आ गई। चल पड़ा कि मैं कहीं नौकरी चाकरी करूंगा, तब इस परिवार का भरण पोषण होगा। आता है उदयपुर में एक प्राइवेट कपड़े के फैक्ट्री में नौकरी करने लगा बाबू। संजोग से उस मालिक, जिसकी फैक्ट्री थी, उस मालिक का नाम था मणिकलाल सेठ। भगवान ने कोठा, अटारी, धन दौलत सब कुछ दिया था। एक लौता बेटा था, जो बेटा हॉस्पिटलाइज था, हॉस्पिटल में भर्ती था, उसकी दोनों किडनी खराब थी। आय हाय, दोनों किडनी खराब होने के नाते डॉक्टर साहब बुला करके मणिकलाल सेठ को बुलाए, समझाए, सेठ जी आपके लड़के के शरीर में किसी लड़के की किडनी प्रत्यारोपण किया जाएगा, हो सकता है कि आपका बेटा, आपका परिवार, आपका चिराग बन जाए। डॉक्टर साहब की बात को सुन करके वो मणिकलाल सेठ अपने कंपनी के सारे नौकरों को बुला करके हाथ जोड़ करके एक बात बोला, डॉक्टर साहब की बात को सुन करके कंपनी के सारे नौकरों के सामने रो रहा है। और डॉक्टर साहब की बात को सुनकर के रो रहा है, नौकरों के सामने और हाथ जोड़ करके एक बात कह रहा है, अरे केहू भैया अपने
मणिकलाल निवेदन किया, भैया किसी के सीने में दया नाम की चीज हो तो मुझे रहम कर दे। अपना एक बेटा मुझे सौंप दे, बदले में जितना धन दौलत चाहे ले सकता है। जितना नौकर रहा सब गाली देवे लगल, साला पगला गया। एकरे के में नौकरी करे आले के कर ताव सहे आले, भले नौकरी कर ले ना कर ले, सारे के रहने नहीं, गाली देना शुरू कर दिए। सारे लोग जब गाली पकना शुरू कर दिए, मणिकलाल सेठ की आंखों से आंसू चलने लगे। जरता क्या न करता, हाथ जोड़ करके निवेदन किया, भैया मुझे माफ कर देना, शायद मैं कुछ गलती बोल गया, मुझे माफ कर देना भैया, मुझे माफ कर देना। सारे नौकर अपने अपने घर चले गए। मणिकलाल सेठ की बात को सुनकर सारे नौकर अपने अपने घर रूम पे चले गए। जब रात में सुबोध आया है, सोचने लगा कि अरे यार सेठवा के पैसा के कमी नहीं खे, ओके एगो लड़का चाहत बा, हमरे पास 2 गो लड़का, एगो भैया का लड़का, एगो हमार लड़का, तो काहे में बहाना बनाई जिंदगी भर कहिया ने नौकरी करब, हमरे लड़का के नसीब में लपटा जाई। चली भैया के लड़का मनोजवा के लिया के यहाँ देखा दिमाग का नेटवर्क ढील होता, लिया के सेठवा के बेच दे, बदले में जितना रुपया चाहिए उतना सेठ जी से ले ले। मन ही मन सोचने लगा, बाबूजी ऐसा ही करूंगा। जाता है, मणिकलाल सेठ का दरवाजा खटखटाया, कहा कि सेठ जी मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास 2 लड़के हैं। आपकी बातों को सुनकर मुझे दया आ गई सेठ जी, मैं अपना एक बेटा आपको देना चाहता हूँ। 2.5 लाख रुपए में सौदा तय हो गया। ये लो 50,000 रुपए, 50,000 रुपया ले लिया वो सुबोध, और बाकी का पैसा लड़के को लाने के बाद 50,000 रुपया लेके हो भैया अपने गांव सुमेरा की तरफ बस पकड़ के चलल हो। आ चलल तो आके माई से बहाना कैलस की भाभी भैया हमने के छोड़ के चल गई है ना, हमार मन करत हो कि हम ले जाके मनोजवा के एगो सेठ जी के बड़ा बढ़िया स्कूल में पढ़ा लिखा दे, हमार तो हर भाग्य के नसीब, ए नसीब जो बाप बदल जाई, नसीब का ताला खुल जाई, गरीबी में मन के दिन परवरिश हो जाई। आय हाय, इतनी बात को जब उसका बेटा सुना सरोज, वाह वाह रे मेरे पिताजी वाह, फूला नहीं समाया। यही विश्वास होता है हमारे पिताजी हैं, हमें पढ़ाने के लिए नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि हमारे राम समान भैया के ले जाते हो। लड़का बड़ा खुश होल, बाबूजी हमारा बड़ा नेक काम करत हो। मातारी औरतन के दिल नाजुक हो गया, विश्वास के धागे में बंध गई। जा रे बेटा जा मनोज। 8 साल 9 साल की अवस्था में मनोज हाफ पैंट हाफ बुशर्ट पहन के और अपने उस चाचा के साथ चल दिया। बाबूजी जब पीछे पीछे चल तो माई कैसे जो अपने बेटा से जुदा हुई तो आंख में आंसू नहीं आ जाए, और बेटा कैसे जो माई से अलग हुए तो आंख में आंसू नहीं आ जाए। माई रो रो के अपने बेटवा के विदा कर थे, कैसे कैसे अरे निभिया के चिड़ियन के बसे माँ अपने उस लाडले को, अपने उस कलेजे के टुकड़े को विदा करती है कि बेटा जा रे मेरे बेटा, जा रे मेरे लाल। अरे कैसे भूल तेरी सूरत और फैला कर जबा में
ममता के अचरा से पूछे चेहरा जा रे मेरे लाल। माँ अपने बेटे को विदा करती है, आंचल से मुख को पूछती है। माई की ओर लड़का ताकल होता कि कलर माई तू रोती हो माई, मत रोआ माई मत रोआ, हमें चाचा ले जाते हो पढ़ावे खातिर ना। अपने चाचा के साथ चल पड़ा। लेकिन ले करके जब सुबह आया बाबूजी लड़के को पकड़ लिया और लेकर के मणिकलाल सेठ के आवास पे जा पहुंचा। रात को 10 बज रहा है। दरवाजा खटखटाया, सेठ जी दरवाजा खोलिए। सेठ जी के सामने लड़के को ले जा करके पेश हुआ। लड़का पूछ रहा है चाचा स्कूलवा कहाँ जहाँ हमारा नाम लिखा हो के चाचा। अरे बेटा सुनो मैं तुझे दिखाऊंगा, यही वो दयालु सेठ है जिनके विद्यालय में तुझे पढ़ना है। आय हाय कवि जी कितना बेजोड़ लाइन लिखलन, गीत लगल है कैसे। अरे बोला कवन कवन वह गीत को बोलबा बोला कवन कवन मणिकलाल सेठ के सामने उस लड़के को ले जा करके सौंप देता है। तो कभी के लिखन का लिखन है तब पापी लड़के को सौंप दिया। सेठ जी अमानत आपकी रही, बाकी का पैसा सौंप दीजिए। 2 लाख रुपयों से भरा हुआ बैग मणिकलाल से उस सुबोध को थमा दी। पैसा लेकर के अपने आवास अपने रूम पे चला आया। लड़का को ही छोड़ दिया। लड़का सुबह भर 10 बजल 11 बजल इंतजार करो तो हमारा चाचा ना आया। मणिकलाल सेठ इंसानियत से भरा हुआ सेठ था। समझाने लगा, रे मेरे बेटा मेरे लाल तू पढ़ने के लिए नहीं आया है मेरे बेटा, तू मेरे इस दुख भरे दिन पे रहम करने के लिए आया है। सारी बात को बता दिया। बेटा मैंने तुझे 2.5 लाख रुपए में खरीद लिया रे बेटा। मेरा इकलौता बेटा है जो हॉस्पिटल में भर्ती है, उसकी दोनों किडनी फेल है रे बेटा, फेल है। डॉक्टर ने तुझे बुलाया है, चल। 8-9 साल का लड़का है, लेकिन विचार देखे लगा, विचार देखे कहने लगा, रे साहब आपने मुझे खरीदा है ना, धन्य हो जाएगी मेरी जिंदगी यदि है मैं आपके लड़के के काम आ गया। देखे उस लड़के का विचार। इसीलिए इंसान पैसे रुपए से बड़ा नहीं होता, कपड़ा और जूता पहनने से बड़ा नहीं होता।
उसका विचार होना चाहिए। लड़का कहा कि सेठ जी जल्दी मुझे गाड़ी में बिठाइए और हॉस्पिटल ले चलिए। चाचा ने तो अपना काम मेरे साथ कर दिया। मैं काम करूं? आपसे पैसे लिए हैं मेरे चाचा ने, मेरे बदले में पैसे लिए हैं। आप मुझे ले चलिए और डॉक्टर साहब के सामने प्रस्तुत करिए, मेरी किडनी निकाल करके अपने बेटे के शरीर में प्रत्यारोपण करा लीजिए। मणिकलाल सेठ की आंखों में आंसू आ गए। आंसू को पोंछता हुआ वो सेठ लेकिन गाड़ी में बिठा करके लेकर के हॉस्पिटल गया। बाबू यहाँ की बात तो ही छोड़ दीजिए, इधर सुबोध 2.5 लाख रुपए की रकम बैग में भर लिया और बहाना बनाता है, चलूंगा और अपने घर बहाना कर दूंगा कि सेठ जी के स्कूल जाते वक्त मनोज की एक्सीडेंट में दुर्घटना होगा। दिल में कला है। मणिकलाल को सेठ जी से पैसा तो ले लिया, लेकिन घर की तैयारी करने से पहले 3 छुपाए ना छुपे चोरी हत्या। बगल के जो कारखाने में काम करने वाले नौकर थे, सारे लोग सुबोध के करनी पे थूकने लगे। अरे यार सुबोधवा अपने भाई के लड़का के टूअर लड़का के लिया के 2.5 लाख रुपया में बेच दिया। सार अगर एक लड़का के महतारी के खबर मिल जाए तो हो सके लड़का के अब्बू से लाइफ और जिंदगी बच जाए। पत्र लिखे, अरे माँ जिस बेटे को तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा है वो लड़का पढ़ने के बजाय बेच दिया गया है। चंदा लगा करके एक बिना को लोग सुमेरा गांव भेज दिए। बस में बैठा वो नौजवान हाथों में पत्र लेकर के सुमेरा गांव के लिए चल पड़ा। और जब गांव से बाहर गया, संजोग से दोपहर का टाइम बा, छुट्टी भइल बा। और वह मनोज का चचेरा भाई सरोजवा सुबोध का लड़का जो उम्र में 6 महीना छोट हो, राम और लक्ष्मण के जोड़ी है, जे पूरा ना संभाल के बार बाबूजी हमरे भैया के पढ़ावे के ले गए हों। रास्ते में झोला टांग करके जा रहा था, वो इंसान बुलाया, बेटा सुनो सुबोध का घर कौन है? चाचा हमारे पापा के यहाँ से आलो। कहा हमारे भैया कैसे हो? वो इंसान उसके मुख में कोई शब्द नहीं रह गया कि उस लड़के का उत्तर दे सके। नहीं रे बेटा सब कुछ ठीक है, ये पत्र ले ले और इस पत्र को किसी को मत देना, अपने बड़की माई की चिट्ठियां ले जाके दे दी। लड़का सकते में पड़ गया। आखिरकार हमारा राम समान भैया जीवन भैया बिना हमके देखले एक और भोजन न करे, एक साथे खेलने, एक साथे खेलने, एक साथे सुतले, वो भैया के बिना हम कैसे रह सकेले? अब भैया चिट्ठी में बाहर जिक्र ना के लिए ऐसा ना हो सकेला चाचा, ऐसा ना हो सकेला। ठीक है, पत्र को अपने पास रख लिया, ले करके घर गया, किसी से कुछ नहीं बताया। पहले पत्र को खोला, जब पत्र को खोला सारी हकीकत सामने आ गई। आय हाय हाय हाय, अब तो जिस मुख से अपने पिता की बड़प्पन बड़ाई किया था पुकारने लगा, बाबूजी ये धरती पर तो हमके ना पिछला कहे से हम तोरे तन से पैदा रहे, हमारे भैया के ले जाके भेज देला ना, जब राम के भेज देला तो लक्ष्मण को के सबक दे के जी। सबसे पहले अपने
एक कागज को लिया और एक कलम को लिया। अपने 2 मंजिला छत पे एक कोठरी थी, ऊपर जा करके और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया और रोते हुए अपने बड़े भाई के लिए मनोज को मालूम की एक लाइन लिखता है, कलेजा कांप जाएगा। मनोज भैया बिना हमके देखले तू खाना ना खात रहा भैया। अरे काहे भाई और इस चौधरी परिवार के सुख और दुख में साथ खड़े रहने वाले और हमारे बड़े ही चहेते जिनको हनुमान कहता हूं मैं, हनुमान की भूमिका निभाते हैं धनंजय बाबू। शुभ प्यार है आपको, हजारों हजार रुपया सम्मान देकर के आपने सम्मानित किया। और जब किस रोज पवले वही बिगन अरे राम समान भाई के लिए लिखा। दरवाजा बंद है, दूसरी लाइन लिखना शुरू किया कि बाबूजी के मालूम की। कितना ऊंची बात लड़का लिखा तो मास्टर भाई। अरे तपतिया लिखला आंसू भरना मालूम कि आप हमें ये लिए ना लगेगा कि हम तुम्हार औलाद रहे। भैया के 2.5 लाख रुपया में बेच के हुआ ना तो ये धरती पर बड़ा दौलत वाला आइले बाबूजी, लेकिन जब वो मरना तो कुछ लेके ना गया। अब तू मरिया तो 2.5 लाख रुपया जरूर ले लीजिए। कितना ऊंची बात लड़का लिखता। करोड़ माने धाता सिकंदर जवालवा अरे दलील खाली हाथ नहीं साथ नहीं
रामायण में लिखा था कि पापा तू धन के पाके हुए राम समाज भैया के बोल देला आ लक्ष्मण के छोड़ देला ना तो सुनो अरे धनवा के पाक बेचना हमर राम समय हमके लिए ना बिचला कि हम तो हर औलाद रख ली तो वो बात सुनना पापा ऐसा नहीं हो सकता पापा। दरवाजा अंदर से बंद किया, लड़का स्टूल पे खड़ा हुआ, एक रस्सी अपने गले में लगा और सीलिंग फैन में बांध लिया रस्सी को, पत्र को ही रख करके और फैन पे लटक करके आत्महत्या कर लिया, अपने आप को मिटा लिया। सबक सिखाऊंगा ऐसे बाप को। बाबूजी वो लड़का इस दुनिया से चल बसा, जब मर गया यहाँ की बात नहीं छोड़ दें। इधर होता है क्या, कवि जी को तेरी भी लिखना पड़ा। अरे अदालत की जरूरत है नहीं, जगह पक्ष में मोहन खुद ही करे, जकरे पक्ष में मोहन खुद ही करे वकालत, अदालत की जरूरत है नहीं। यहाँ की बात नहीं छोड़ दे बाबूजी। जब बहाना करके सुबोध उसी दिन चला है, हालात क्या है सुमेरा गांव के जरा गौर करेंगे। कवि जी को पापट में भाव देना पड़ा बाबू। सरोज जिस दिन इस दुनिया से अलविदा हुआ, उसी दिन सुबोध भी 2.5 लाख रुपए की कीमत लेकर के सर को मुड़वा लिया है कि चलूंगा तो भाभी से बहाने कर दूंगा। गांव के रास्तों को पकड़ करके आता है, बगल के रास्ते पे बैठा हुआ बूढ़ा नौजवान, अरे बेटा सुबोध, सुबोध तू कहां जा रहा है बेटा? आय हाय हाय हाय, पूछने लगा चाचा हमरे दुअरवा कैसन भीड़ लगल है, कैसन भीड़ लगल बा चाचा? वो बूढ़ा व्यक्ति बताया कि अरे बेटा तूने अपने बड़े भाई मनोज के लड़के मनोज को ले जाके बेच दिया था ना, उसके सदमे को तेरा बेटा बर्दाश्त नहीं कर पाया और फांसी लगा करके आत्महत्या कर लिया है। पैर के नीचे से जमीन हिलने लगी, जितना पैसा रुपया वो बैग में भरल हो, बैग पटक गया, जाके वो मरल लाश सरोज के कलेजे से लगा के अपने जिगर के टुकड़ा से रोत हो। अब क्या पछताएं जब चिड़िया चुन गई, जो चला गया वो वापस आने वाला नहीं। लोग समझा रहे हैं क्या, सबसे बात चटाई हो, पुलिस को देना पता नहीं, मरघट पर लाश जलाई हो। अरे बेटा अब तो जो होने वाला था वो हो गया, अब रोने से कुछ होने वाले नहीं है। इस लाश को ले चलो, अंतिम संस्कार कर दो। अब जो चला गया वो वापस आने वाला नहीं है। ये बता वो लड़का कहाँ है, लड़के के हालात क्या है? हाथ जोड़ करके सबूत गांव वालों के सामने बोला,
मुझे माफ कर देना भैया, मुझे माफ कर देना। मैं कौन सा अपना मुझ समाज में इस दुनिया को दिखाऊं, लेकिन बारे मालिक की होनहारी, यहाँ की बात नहीं छोड़ दो। उधर ऑपरेशन थिएटर में एक बेड पे मनोज सुलाया गया है, दूसरे बेड पे मणिकलाल सेठ का लड़का जिसकी किडनी फेलियर है वो सुलाया गया है। ऑपरेशन होने वाले हैं। ऑपरेशन थिएटर के बाहर मणिकलाल सेठ बैठा हुआ है और मनोज रामे करम मालिक से दुआ कर रहा है, अरे मेरे मालिक है, दुनिया के मालिक है, दुनिया बनाने वाले, मेरे चाचा ने मुझे 2.5 लाख रुपए में सेठ को बेचा है ना, मेरी किडनी निकल जाए और इस सेठ का जो एक लौता बेटा है उठ करके खड़ा हो जाए, क्योंकि मेरा दौलत, मेरे बदले में सेठ ने दौलत दिया, धिक्कार होगा मुझे। यही सोचता है लड़का, तब तक बारे मालिक के दरवाजे पे भी घंटी बजने लगी। होता है क्या मास्टर? डॉक्टर हाथ जोड़ करके बाहर निकला और मणिकलाल सेठ के सामने सर झुका लिया। सर मुझे माफ कर देना, मैंने आपकी बेटी को बचा नहीं सका। ऑपरेशन से पहले आपके बेटे की सांस टूट चुकी थी। जब मनोज सुना है बगल वाले बेड पे मणिकलाल सेठ का इकलौता बेटा भरा हुआ पड़ा, टूट गया, कलेजे से लिपट करके, अरे मेरे भैया, मेरे धर्म के पिता सेठ जी, मैं किसके किनारे पे लगूंगा, मैं कहां जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता, तुम मुझे इस हालात में छोड़कर मत जाओ रे भैया, मत जाओ। लेकिन कुदरत की करिश्मा को कोई टाल नहीं सकता है। मणिकलाल सेठ नेक, ईमानदार और सच्चा इंसान है। मनोज को कलेजे से लगा लिया और कहता है, बेटा तू रो रहा है, मत रो रे बेटा, मत रो। एक बेटा तो मैंने खो दिया, लेकिन धर्म का तू दूसरा बेटा मेरा है। तू ही आज से इस कंपनी का मालिक होगा और इस कोठे, बंगले और गाड़ी का मालिक होगा। नहीं पापा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आय हाय हाय, कभी जी क्या लाभ लिखे तो बाबू। अरे दूसरे खातिर कुआं जे, अरे दूसरे खातिर कुआं जे की, अरे खोद दुनिया दे बाबू, वो करे खातिर पानी की अगर ये तैयार कलाल ये
सेठ जी की पूरी प्रॉपर्टी का मालिक बन चुका है। सेठ जी उस लड़के को अपना धर्म का बेटा मान करके सर्वस्व में छावर कर दिया। तो उसी के साथ जीना, उसी के साथ मरना है। बेटा जब मनोज सुना है मेरे याद में मेरा लक्ष्मण समान भाई इस दुनिया में नहीं रहा, चलूंगा अपने माँ से मिलने और अपने उस चाचा से मिलने। सेठ जी के BMW कार में सवार होकर जब उस सुमेरा गांव की तरफ लड़का आया है, सेठ जी पीछे बैठे हुए, आगे लड़का कार ड्राइव करते हुए आया। जब आता है उस गांव में एक झोपड़ी बची हुई थी, एक बुढ़ी माँ जो आंखों की रोशनी जा चुकी थी और उसकी चाचा और चाची दोनों लोग जिंदा थे। लड़का जब गांव में आया है, लोग सुनना कि अरे सुबोध का लड़का मनोज आलमन। अब तक चाचा सुबोध का हालत ये बात जैसे देख के भसुर जी के भय रजाली। अब तक खैर वो प्रथा खत्म हो गई, अब तक का पारे पे चले जाते। हाँ कितना दम है, लेकिन अभी सुभाष भैया कोई बात ना है। अरे हाँ अब इनका भय बहुत पर्दा करेंगे। अब जाएगा अरविंद भाई वहां मत पहुंचा और रखने अगर तो की जरूरत पड़ी तो निभाते हैं ओकर करूँ टेंशन तो मतलब हमें पहुंचा देंगे। सुभाष ने तो जवाब काम है ना। हाँ तो जब लड़का अपने गांव पहुंचा है तो फिर आगे आखिरी प्रदान लिखना पड़ा। बैंड पार्टी वाले यदि मेरी आवाज को सुनते हो तो तैयारी शादी बैठाने की है। आप अपने कार में भाई बार बार आप लोगों को बताना पड़ रहा है। धनंजय भाई जरा एक्टिव होइए। हाँ लिखना पड़ा क्या? अरे तो भला ही दुनिया वाला दोस्त कहीं हंसगर तो हमारे प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा चाचा तुम्हारे। लड़का सुबोध तो देख के जैसे भेजल बिलार होकर कोने में छिप है, वही तरह छिपत हो। कल जाके पकड़ में चाचा हाँ शर्मा तू तो बड़ा नेक काम कैला। हाँ अगर ऐसा ना करता कोर्ट करा चतुराई विधि के लिखा मेट ने अरे बेचल ना होता छाता ऐसा ना करता अरे मानेगा नहीं सुभाष भाई लड़का। अच्छा सुभाष भाई से हिसाब हो गई तो घबरा मत चाचा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो शायद मैं इस मुकाम पे नहीं होता। अरे भारी जगह में हमारे प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा चाचा। नहीं होता है समय होत बलवान। बुरे कर्म का बुरा नतीजा न मानो तो कर देखो। अरे जिसने जिसने किया है अरे उसका देखो।
गुरु बिहारी गुरपत्तों को जमुना से सिधारे सिरकन में धार चंदा दौलत की जरूरत है नहीं रहता राजा का